चलिए बाबू, आप देख रहे हैं भारती बायोलॉजी क्लासेस से से भारती सर, वही जो प्रोजेक्टर से बायोलॉजी पढ़ाते हैं चकिया शहर में। चलिए आज हम चैप्टर 1 का 12th के लिए जो वीवीआई क्वेश्चन चैप्टर 1 से है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट टीचर भी चैप्टर को पढ़ा देते हैं, बट वीवीआई क्वेश्चन क्या होना चाहिए, एग्जाम लेवल का क्वेश्चन क्या होना चाहिए बिहार बोर्ड के लिए, यह कोई टीचर नहीं बता पाते हैं। बहुत सारे टीचर आपको नोट्स लिखवा देंगे और नोट्स लेकर आप घरे चले जाइए, आप कैसे पढ़ते हैं वो टीचर लोग बता नहीं पाते हैं। इसके लिए वीवीआई क्वेश्चन ये भारती सर चकिया से बता रहे हैं, जो आपके बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, जो बोर्ड में यह क्वेश्चन आना ही आना है। तब देखिएगा आप यहाँ बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है। आपने फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि जीवन अवधि या जीवन काल से आप क्या समझते हैं या क्या है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जीवन काल, देखिएगा इसका बार बार करते बाबू, ये जो आपको जो क्वेश्चन जो बना है यही क्वेश्चन तो आंसर है, नाम ही डिफिनीशन है। ये चीज को आप बहुत अच्छे तरीका से जानते होइएगा। इसलिए जीवन काल और जीवन अवधि का अगर बात किया जाए तो आप इसको सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, सिंपल भाषा में आप इसको समझ सकते हैं। इसको समझने के लिए सबसे बेहतर यही बात है कि जीवन काल या जीवन अवधि, याद रखिएगा किसी भी जीव को जन्म से लेकर, कब से लेकर, जन्म से लेकर, अरे जब आप मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, जब जब मेरा पॉइंटनेस बन रहा है तब तब आप इस पॉइंट को बोलते चलिएगा कि किसी भी जीवों को जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच के समय को क्या कहते हैं, जीवन काल या जीवन अवधि कहते हैं। याद रखिएगा, क्या किसी भी जीव को जन्म से लेकर कब तक, प्राकृतिक मृत्यु के बीच के समय को हम क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। याद रखिएगा, जब समझ में ना आए तो देखिए, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति की जन्म यदि 2010 में होता है, अगर प्राकृतिक मृत्यु उसकी 2012 में होती है तो उसकी जीवन काल क्या होगी, 2 साल हुई। 10 से 12 का बीच जितना दिनों तक वह अपना जिंदगी जिया, अपने लाइफ को जिया, वही तो जीवन काल हुआ। ये बात आपको क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा, मुझे विश्वास भी है। अब यहाँ पे बात समझना, क्वेश्चन नंबर 2 आपके ये 2 नंबर क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आप क्वेश्चन में खोलकर देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन है, जीवों में जनन क्यों अनिवार्य है। अजीब सी बात है, इस बात को आप भी जानते हैं कि जीव में, किसी भी जीव में जनन क्यों अनिवार्य है, जनन क्यों करता है या जनन क्यों करना चाहिए। इस बात को थोड़ा सा समझा जाए कि जीवों में जनन क्यों अनिवार्य है। तो जीवों में जनन तब अनिवार्य है, जीव कोई वस्तु जीवों का जन्म इसलिए देता है क्योंकि उसकी अस्तित्व हमेशा सदा के लिए बना रहे। क्या हो, सदा के लिए बना रहे, इसलिए जीवों में जनन अनिवार्य है। एक बात जरा सा बताइए, सोचने वाली बात है कि जीवों में जनन क्यों अनिवार्य है। बाबू, अगर मान लिया जाता है कि मानव में जनन ना होता तो क्या होती, सिंपली बात है, अगर मानव में जनन न होता तो हमारी अस्तित्व आज जो मानव का यहाँ तक पहुंचा है, आज हम मानव की दुनिया नहीं समझ पाते। अगर डायनासोर आज हमारे इस अर्थ से विलुप्त हो चुका है, अगर उस हम डायनासोर की बात करें, अगर उसमें जनन होता तो आज निश्चित है कि डायनासोर आज हम लोगों के साथ होता, हो सकता था मानव की लाइफ खत्म हो सकती थी। चलिए बाबू, तो आप ये जीवन काल को तो कंफर्म समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर थोड़ा 3 पे ध्यान डालिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, लैंगिक जनन क्या है। लैंगिक जनन, देखिए नाम कितना बेहतर है, उसी को तो हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या उसी को कहे तो लैंगिक जनन। तो आप याद रखिएगा, लैंगिक जनन में जीवों को जन्म देने में कितने पेरेंट्स की आवश्यकता होता है, पेरेंट्स चाहिए 2, कितने,
दो पेरेंट्स चाहिए, दो जनक की आवश्यकता होता है। अब दो जनक मतलब अब दो जनक भी हो तो एक मेल हो तो दूसरा फीमेल, मतलब एक दूसरे से अपोजिट हो, एक दूसरे से विपरीत हो। तब यहाँ पे जरा देखिएगा लैंगिक जनन क्या है, तो आप कह सकते हैं जनन की वह प्रक्रिया, जनन की कौन प्रक्रिया, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें किसी जीवों को जन्म देने के लिए, क्या करने के लिए, किसी जीवों को जन्म देने के लिए कितने जनक की आवश्यकता हो, दो जनक की आवश्यकता हो, तब वह क्या कहलाता है, तब वह लैंगिक जनन कहलाता है। याद रखिएगा किसी भी जीवों को जन्म देने के लिए दो जनक की आवश्यकता हो उसको हम लैंगिक जनन कहते हैं। इतना बात तो समझ में आई। अब देखिएगा जरा सा, अब सब लैंगिक जनन जब कहते हैं तो बताइए अलैंगिक जनन क्या कहते हैं। तब क्वेश्चन नंबर 4 पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अलैंगिक जनन बस इसके जस्ट विपरीत उल्टा, इसमें जनन करने के लिए कितने जनक चाहिए था लैंगिक में, दो। अब आ गए हैं अलैंगिक में तो याद रखिएगा डेफिनेशन रहेगा सेम, सिर्फ दो की जगह पर आ जाएगा एक, दो की जगह पर आएगा एक, जिसे कह सकते हैं जनन की वह प्रक्रिया जिसमें किसी जीवों को जन्म देने के लिए, किसी संतति को प्राप्त करने के लिए कितने जनक की आवश्यकता होगी, जनक की आवश्यकता होगी एक। इतना बात तो समझ में आई। कितने जनक की आवश्यकता, एक जनक की आवश्यकता होगी, सिंगल पेरेंट्स की आवश्यकता होगी, जिसको हम क्या कहते हैं बाबू, अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, अलैंगिक जनन कहते हैं। अब जरा सा यहाँ आप ध्यान देने वाली बात है कि निषेचन से क्या समझते हैं। तब देखिएगा आपने मेरा अगर पीछे वाले वीडियो देखे होंगे तो बेहतर समझ में आएगा, नहीं भी देखे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी बेहतर समझ में आएगा। अब निषेचन की बात किया जाए तब आप याद रखिएगा कि युग्मक के बारे में हम बताए थे कि युग्मक कितने प्रकार के होते हैं। युग्मक होते हैं दो प्रकार के, नर युग्मक और मादा युग्मक। आपको यह कि सर नर युग्मक का मादा युग्मक तो नाम क्या है, तो नर युग्मक शुक्राणु कहलाता है और मादा युग्मक अंडाणु कहलाता है। तो याद रखिएगा निषेचन से आप क्या समझते हैं, तो कहिएगा नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु। कौन कौन बाबू, नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु, दोनों की मिलने की क्रिया, क्या, दोनों की मिलने की क्रिया ही तो निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु दोनों की मिलने की क्रिया निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। निषेचन के बाद तब यह युग्मनज का निर्माण करता है, जाइगोट का निर्माण करता है। इतना बात समझ में आई। नेक्स्ट हमारी 5 और क्वेश्चन हमें अगला वीडियो में मिलेगी।